मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। बस 6 महीने के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। एक अजनबी लड़के की जुबान से निकले इन शब्दों ने उस शांत देहाती हवा में जैसे तूफान खड़ा कर दिया था। वो लड़की जो अपनी बकरियों को हाँक रही थी, ठिठक कर खड़ी हो गई। धूल से सने उसके कपड़े और माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे करोड़ों की दौलत भी नहीं खरीद सकती थी। उसे क्या पता था कि ये अजीब सा सौदा न केवल उसकी दुनिया बदल देगा, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की नींव रखेगा जो जन्मों का बंधन बन जाएगा। उत्तराखंड की पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यहाँ की सुबह शहर की भागदौड़ वाली सुबह जैसी नहीं होती थी, बल्कि किसी मंदिर की घंटी की तरह पवित्र और शांत होती थी। सूर्यदेव की पहली किरणें जब पहाड़ों की चोटियों को चूमती तो पूरा वातावरण सुनहरी आभा से भर उठता। ठंडी हवाओं में देवदार के पेड़ों की खुशबू और गीली मिट्टी की महक घुली हुई थी। सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। गौरी, जिसकी उम्र बमुश्किल 23 साल रही होगी, अपने घर के बाहर खड़ी थी। सांवला सलोना रंग, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें और चेहरे पर एक ऐसा तेज जो किसी तपस्विनी जैसा लगता था। उसने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू को कमर में खोंसा और बाड़े का दरवाज़ा खोल दिया। चलो बसंती, रूपा, चलो, उसने अपनी बकरियों को पुकारा। गौरी के पास कोई बड़ी डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन जीवन का जो ज्ञान उसके पास था वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी नहीं मिलता। उसके पिता पंडित दीनानाथ गांव के एक सम्मानित पुजारी थे, लेकिन एक लंबी बीमारी के बाद वे अपने पीछे केवल कर्ज और ये छोटा सा पुश्तैनी घर छोड़ गए थे। अब घर की पूरी जिम्मेदारी गौरी और उसकी बूढ़ी माँ सावित्री देवी के कंधों पर थी। गौरी ने कसम खाई थी कि वो अपनी इस पुश्तैनी जमीन और घर को कभी साहूकारों के हाथ नहीं जाने देगी। ये मिट्टी उसके लिए सिर्फ धूल नहीं थी, ये उसके पूर्वजों का सम्मान थी, उसके पिता की आखिरी निशानी थी। गौरी अपनी बकरियों को लेकर पगडंडियों पर आगे बढ़ी। उसके पैरों में रबर की साधारण चप्पलें थीं, लेकिन उसकी चाल में किसी महारानी जैसा स्वाभिमान था। दोपहर होते होते गांव की खामोशी एक अनजानी गड़गड़ाहट से टूट गई। गांव के कच्चे रास्ते पर, जहां बैलगाड़ियां और साइकिलें चला करती थीं, वहां एक चमचमाती काली मर्सिडीज एसयूवी दिखाई दी। धूल का गुबार उड़ाती वो गाड़ी सीधे गौरी के खेतों के पास आकर रुकी। गांव के बच्चे और बुजुर्ग जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, अचरज से उस लोहे के हाथी को देखने लगे। इतनी महंगी गाड़ी इस दूर दराज के गांव में पहले कभी नहीं देखी गई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। नाम था आर्यन सूर्यवंशी। देश के सबसे बड़े व्यापारिक घराने सूर्यवंशी ग्रुप का वारिस। बदन पर लाखों का इटालियन सूट, आंखों पर काला चश्मा और कलाई पर हीरे जड़ी घड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर अमीरी का सुकून नहीं, बल्कि गहरी चिंता और हताशा थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत से घिरा हो। आर्यन सीधे गौरी की ओर बढ़ा, जो अपनी बकरियों को पानी पिला रही थी। क्या तुम गौरी हो? आर्यन की आवाज में एक भारीपन था, एक ऐसा रोब जो आदेश देने का आदी हो। गौरी ने पलटकर देखा। उसने अपनी हथेली से माथे का पसीना पोंछा और शांत स्वर में बोली, जी आप कौन? रास्ता भूल गए हैं या मंदिर दर्शन के लिए आए हैं? आर्यन ने अपना चश्मा उतारा। उसकी गहरी भूरी आंखें सीधे गौरी की आंखों में गड़ी थीं। मैं रास्ता नहीं भूला हूं, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। उसने एक पल का विराम लिया, जैसे वो अपने अगले शब्दों का वजन तौल रहा हो। फिर उसने वो बात कह दी जिसने गौरी के पैरों तले जमीन खिसका दी। मुझे एक पत्नी चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। गौरी को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसे लगा शायद शहर के लोग ऐसे ही भद्दे मजाक करते हैं। वो एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, देखिए बाबूजी, अगर ये शहर वालों का कोई प्रैंक वीडियो बन रहा है तो कृपया कहीं और जाइए। यहां हम मेहनत की रोटी खाते हैं, तमाशा नहीं करते। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। ये कोई मजाक नहीं है। उसने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। तुम्हारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। बस 6 महीने का एक नाटक, एक दिखावे की शादी, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। गौरी ने पानी का लोटा नीचे रख दिया। उसकी आंखों में अब विनम्रता की जगह क्रोध ने ले ली थी। तो आपको पत्नी नहीं चाहिए? गौरी ने तीखे स्वर में कहा। आपको बाजार से खरीदा हुआ एक खिलौना चाहिए। आपको लगा कि गरीब गांव की लड़की है, पैसों की चमक देखेगी तो अपना स्वाभिमान बेच देगी? आर्यन झुंझला उठा। अरे समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ एक डील है, एक सौदा। सौदा? गौरी एक कदम आगे बढ़ी। बाबूजी, आप रिश्ते को व्यापार समझ रहे हैं। हमारे यहां सिंदूर का मोल करोड़ों रुपयों से बड़ा होता है। रिश्ते सौदे से नहीं, समर्पण से बनते हैं। अपनी चेकबुक अपनी जेब में रखिए और यहां से चले जाइए। गौरी मुड़ी और जाने लगी। आर्यन को अपनी हार सामने दिखाई देने लगी। उसका अहंकार टूटकर बिखरने लगा। उसे एहसास हुआ कि पैसे का जोर यहां नहीं चलेगा। रुको!
आर्यन की आवाज में इस बार आदेश नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की पुकार थी। अगर आज तुमने मदद नहीं की तो मैं सब कुछ खो दूंगा। गौरी के कदम रुक गए। उसने मुड़कर देखा। आर्यन वही खड़ा था, लेकिन अब वो एक घमंडी अरबपति नहीं बल्कि एक लाचार बेटा लग रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। मेरे चचेरे भाई विक्रांत ने कंपनी हड़पने की साजिश रची है। आर्यन ने सच उगलना शुरू किया। दादाजी की वसीयत के मुताबिक अगर मैं अपने 28वें जन्मदिन से पहले यानी अगले 6 महीनों के भीतर शादी नहीं करता तो पूरी जायदाद, पूरी कंपनी और हजारों कर्मचारियों का भविष्य विक्रांत के हाथ में चला जाएगा। और विक्रांत, वो उस कंपनी को टुकड़ों में बेच देगा। आर्यन की आवाज कांपने लगी। मुझे शहर की कोई अमीर लड़की नहीं चाहिए। वे सब मेरे पैसे, मेरे रसूख और मेरी पावर से शादी करना चाहती हैं। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका कोई लालच न हो, जो ईमानदार हो। मैंने तुम्हारे पिता के बारे में सुना था। उनकी ईमानदारी की कस्में आज भी लोग खाते हैं। मुझे लगा शायद तुम मेरी मदद कर सको। हवा थम सी गई थी। गौरी ने उस इंसान को गौर से देखा। वहां कोई छल नहीं था, बस एक मजबूरी थी, एक बेटे की मजबूरी जो अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने के लिए लड़ रहा था। मैं हाँ कह रही हूं, गौरी की आवाज ने सन्नाटे को चीरा। आर्यन ने चौंकाकर उसकी ओर देखा। पैसों के लिए नहीं, गौरी ने अपनी बात पूरी की, उस सच्चाई के लिए जो अभी आपकी आंखों में दिखी। लेकिन शादी हमारे संस्कारों के हिसाब से होगी। और एक शर्त है। क्या शर्त? आर्यन ने पूछा। शादी के बाद रस्मों को निभाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे घर इसी गांव में रहना होगा। क्या आप महलों में रहने वाले राजकुमार इस कच्ची मिट्टी की खुशबू और गोबर की लिपाई वाले घर में रह पाएंगे? गौरी ने चुनौती भरी नजरों से पूछा। आर्यन ने चारों ओर फैले खेतों को देखा, फिर गौरी को। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मैं रहूंगा, उसने कहा, कोशिश करूंगा। दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक कागज का रिश्ता बनने जा रहा था। शहर की तहसील का वो सरकारी दफ्तर जिसमें पुरानी फाइलों की गंध और सीलन भरी हुई थी, आज एक बहुत बड़े साम्राज्य की किस्मत का गवाह बनने वाला था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और छत का पंखा ऐसे चल रहा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। आर्यन सूर्यवंशी अपने महंगे सूट में वहां खड़ा था, लेकिन आज उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। उसके बगल में खड़ी थी गौरी, साधारण सूती साड़ी, पैरों में वही चप्पलें, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और आंखों में अथाह गहराई। आर्यन की शहरी चमक और गौरी की सादगी का विरोधाभास ऐसा था जैसे अमावस की रात और पूनम का चांद एक साथ आ गए हों। गवाह के तौर पर गौरी के साथ गांव के बुजुर्ग राम काका आए थे। उनकी बूढ़ी आंखें कभी आर्यन को देखतीं तो कभी गौरी को। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बिटिया, जो कल तक बकरियां चरा रही थीं, आज शहर के इतने बड़े आदमी से शादी कर रही है। वकील मेहता ने नीरस आवाज में कहा, यहां और यहां हस्ताक्षर कर दीजिए। आर्यन का हाथ एक पल के लिए कांप गया। उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था और आज वो एक अजनबी लड़की के साथ बंधने जा रहा था। उसने पेन उठाया और साइन कर दिए। कंपनी बच गई थी। अब बारी गौरी की थी। गौरी ने कलम उठाई। उसके हाथ नहीं कांपे। उसके लिए ये सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं था, ये एक वचन था उस इंसान की मदद का जो मुसीबत में था। उसने स्थिरता से अपना नाम लिखा, गौरी। वकील मेहता ने फाइल बंद की और चश्मा ठीक करते हुए आर्यन के कान में फुसफुसाए, मिस्टर आर्यन, याद रखिएगा, विक्रांत और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजरें आप पर हैं। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ कि ये शादी नकली है तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको कम से कम कुछ हफ्ते गौरी के गांव में उसके घर पर ही रहना होगा। किसी 5 स्टार होटल में नहीं। हमें दुनिया को दिखाना है कि आपने सादगी को चुना है। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। गांव में रहना, बिना एस बड़ी ई, बिना वाईफाई, बिना लग्जरी के। लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। शाम घिरने लगी थी जब आर्यन की एसयूवी रामपुर गांव में गौरी के घर के सामने रुकी। पूरा गांव छतों और खिड़कियों से झांक रहा था। गौरी का घर मिट्टी और ईंटों से बना एक पुराना लेकिन साफ सुथरा मकान था। आंगन में तुलसी का पौधा था और गाय बछड़े खूंटे से बंधे थे। दरवाजे पर खड़ी थीं सावित्री देवी, हाथ में आरती की थाली, आंखों में ममता के दीप और चेहरे पर झुर्रियों के बीच छिपी एक मीठी मुस्कान। जैसे ही गौरी और आर्यन गाड़ी से उतरे, सावित्री देवी ने आगे बढ़कर उनकी आरती उतारी। आर्यन को लगा था कि ये सब एक नाटक होगा, लेकिन जब सावित्री देवी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, जुग जुग जियो बेटा, आज मेरा घर पूरा हो गया, तो आर्यन सन्न रह गया। उस स्पर्श में कोई सौदा नहीं था, वहां कोई दिखावा नहीं था, वो सिर्फ एक मां का निस्वार्थ आशीर्वाद था। आर्यन, जिसने हमेशा रिश्तों में मतलब और स्वार्थ देखा था, आज पहली बार बिना किसी शर्त के मिल रहे प्रेम से रूबरू हो रहा था।
उसे अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे वो इस पवित्रता के लायक ही न हो। सावित्री देवी ने आर्यन का हाथ अपने खुरदरे हाथों में लिया और उसे दामाद जी कहकर अंदर बुलाया। आर्यन ने गौरी की तरफ देखा। गौरी की आंखों में एक खामोश संदेश था, यह मेरी दुनिया है, यहां झूठ नहीं जज्बात चलते हैं। रात का अंधेरा गहरा रहा था। दूर कहीं झींगुरों की आवाज गूंजने लगी थी। आर्यन को उस छोटे से कमरे में ले जाया गया जहां एक पुरानी चारपाई बिछी थी और दीवार पर भगवान कृष्ण की एक तस्वीर टंगी थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। आर्यन ने सोचा, क्या ये सब सच में 6 महीने का ड्रामा है, या फिर नियति ने मेरे लिए कोई और ही खेल रच दिया है? अभी तो बस शुरुआत थी। शहर का राजकुमार अब गांव की संघर्ष भरी जिंदगी से टकराने वाला था, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिन उसकी रूह को कैसे बदलकर रख देंगे। रामपुर गांव की पहली रात आर्यन सूर्यवंशी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। शहर के आलीशान वातानुकूलित कमरों और मखमली गद्दों पर सोने वाले आर्यन के लिए वो छोटा सा कमरा किसी काल कोठरी जैसा लग रहा था। दीवारों पर चूना झड़ रहा था और कोने में टंगी एक पुरानी घड़ी टिक टिक करके सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। उमस इतनी थी कि आर्यन का रेशमी कुर्ता पसीने से भीग चुका था। उसने अपना लैपटॉप खोला ताकि कंपनी के कुछ जरूरी ईमेल देख सके और अपना ध्यान बटा सके, लेकिन जैसे ही उसने कनेक्ट करने की कोशिश की, कमरे का पीला बल्ब फड़फड़ाया और बुझ गया। पूरा गांव अंधेरे के आगोश में समा गया। धत तेरे की! आर्यन झुंझलाकर चिल्लाया। ना बिजली, ना नेटवर्क, आखिर लोग यहां जिंदा कैसे रहते हैं? अंधेरे में मच्छरों की भनभनाहट ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। वो गुस्से में अपना फोन टटोल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक मध्यम रोशनी कमरे में दाखिल हुई। वो गौरी थी। उसके एक हाथ में पुरानी लालटेन थी जिसकी लौ कांच के अंदर थरथरा रही थी, और दूसरे हाथ में बांस का बना एक हाथ पंखा था। उसके पीछे पीछे मिट्टी की सौंधी खुशबू कमरे में चली आई। गौरी ने बिना कुछ कहे लालटेन को कमरे की इकलौती मेज पर रख दिया और उसके बगल में मिट्टी का एक सुराहीदार मटका रख दिया। आर्यन ने पसीने से तरपतर चेहरा उठाया और खींचते हुए कहा, गौरी, मैं यहां एक दिन भी और नहीं टिक सकता। यह कोई जगह है? इंसान उबल जाए यहां। मुझे नहीं पता था कि सादगी का मतलब इतनी असुविधा होता है। गौरी ने उसकी शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो शांति से उसके पास आई और बांस का पंखा हिलाने लगी। ठंडी हवा का झोंका आर्यन के चेहरे पर लगा तो उसे अनायास ही सुकून मिला। गौरी की आवाज अंधेरे में किसी मंत्र जैसी गूंजी, शहर में बटन दबाते ही सब कुछ मिल जाता है बाबूजी, इसलिए शायद वहां के लोग इंतजार का मोल भूल गए हैं। यहां हमें हर चीज के लिए तपस्या करनी पड़ती है, बारिश के लिए, फसल के लिए और कभी कभी इस बिजली के लिए भी। आर्यन ने तंज कसते हुए कहा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं भी इस तपस्या का हिस्सा बन जाऊं? मैं यहां कंपनी बचाने आया हूं, साधु बनने नहीं। गौरी के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। आदत नहीं, बस थोड़ा धैर्य सीख लीजिए। जीवन की असली परीक्षा सुविधाओं में नहीं, अभावों में होती है। उसने पंखा आर्यन के हाथ में थमा दिया और मेज की ओर इशारा किया। उस मटके में वासुकी नाग का जहर नहीं, अमृत जैसा ठंडा पानी है, पी लीजिए, मिनरल वाटर से ज्यादा ठंडक देगा। गौरी मुड़ी और अपनी पायल की खनक छोड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन उस टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में अकेला रह गया। उसने झिझकते हुए मटके से पानी का गिलास भरा और होंठों से लगाया। पानी सचमुच अद्भुत था, ठंडा, मीठा और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। उस एक घूंट ने जैसे उसके अंदर की सारी कड़वाहट धो दी। वो चारपाई पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में तारों का ऐसा मेला लगा था जैसा उसने शहर के धुएं में कभी नहीं देखा था। उसे लगा जैसे प्रकृति उससे कह रही हो कि रुकना सीखो। उस रात वो करोड़ों का मालिक टूटी खाट पर लेटे लेटे पहली बार बिना किसी चिंता के सोया। अगली सुबह किसी अलार्म की कर्कश आवाज से नहीं, बल्कि पक्षियों की चहचहाहट और दूर मंदिर से आती शंख की ध्वनि से हुई। आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि धूप आंगन में फैल चुकी थी। वह बाहर निकला तो नजारा देखकर ठिठक गया। गौरी घर के बाहर बने चबूतरे पर नहीं थी, लेकिन वहां गांव के कुछ किसान जमा थे और उनके बीच बैठा था आर्यन। नहीं, वो सूट बूट वाला आर्यन नहीं था। उसने एक साधारण धोती कुर्ता पहन रखा था जो शायद गौरी के पिता का रहा होगा। वो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और उसके हाथ में मिट्टी की कुछ ढेले थे। गौरी, जो तुलसी को जल चढ़ाकर लौट रही थी, ये दृश्य देखकर हैरान रह गई। वह पास जाकर छिपकर सुनने लगी। काका, आर्यन एक बुजुर्ग किसान को समझा रहा था, आप लोग जिस यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस मिट्टी की जान ले रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान मृदा परीक्षण के बारे में पढ़ा था।
अगर हम फसल चक्र बदलें और जैविक खाद का प्रयोग करें तो आपकी पैदावार दुगनी हो सकती है। सरकार की किसान समृद्धि योजना के तहत आपको मुफ्त बीज भी मिल सकते हैं। आप लोग साहूकार से कर्जा क्यों लेते हैं जब सरकार मदद को तैयार है? किसान उसे अचरज और सम्मान से देख रहे थे। वे जिसे शहर का बिगड़ैल नवाब समझ रहे थे, वो उनकी ही भाषा में उनके ही भले की बात कर रहा था। गौरी एकटक उसे देखती रही। उसे आज आर्यन में वो अहंकार नहीं दिखा जो कल गाड़ी से उतरते वक्त था। आज उसमें एक समझदार, पढ़ा लिखा और संवेदनशील इंसान नजर आ रहा था। उसे याद आया कि आर्यन ने बताया था कि उसने विदेश से बिजनेस की पढ़ाई की है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे अपनी जमीन की भी इतनी समझ है। दोपहर होते होते जब सूरज सिर पर आ गया, गौरी खेत पर खाना लेकर गई। आर्यन ट्रैक्टर के पहिए के पास बैठा पसीना पोंछ रहा था। उसका चेहरा धूप से लाल हो गया था, लेकिन उसमें थकान की जगह एक अजीब सी चमक थी, श्रम की चमक। चाय? गौरी ने संकोच के साथ गिलास बढ़ाया। आर्यन ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए गिलास थाम लिया। शुक्रिया। सच कहूं गौरी, जिम में डंबल उठाने से ज्यादा मुश्किल है ये हल चलाना, उसने हंसते हुए कहा। दोनों ट्रैक्टर की छांव में बैठ गए। ये पहला मौका था जब वे बिना किसी तनाव के बात कर रहे थे। आपको ये सब कैसे पता? गौरी ने पूछा। खेती बाड़ी, खाद, बीज। आप तो महलों में रहे हैं। आर्यन की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। महलों में दीवारें बहुत ऊंची होती हैं गौरी, इतनी ऊंची कि बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती। मेरे माता पिता के पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं था। मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वहां छुट्टियों में मैं माली काका के साथ बगीचे में काम करता था। पौधों में जान होती है, वे धोखा नहीं देते, वे आपसे हैसियत नहीं पूछते। शायद इसीलिए मुझे मिट्टी से लगाव हो गया। उसने गौरी की आंखों में देखा। मैं अमीर जरूर हूं, पर बहुत अकेला हूं। गौरी का दिल पसीज गया। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और बोली, और मैं हमेशा अपनों से घिरी रही, लेकिन गरीबी ने कभी चैन से जीने नहीं दिया। पिताजी के जाने के बाद लगा जैसे छत ही गिर गई हो। कर्ज वाले दरवाजे पर आकर चिल्लाते थे। माँ रोती थी। मैंने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जमीन नहीं बिकने दूंगी। दो अलग अलग दुनिया के मुसाफिर एक ही पेड़ की छांव में अपना दर्द बांट रहे थे। आर्यन को एहसास हुआ कि गौरी की लड़ाई उसकी कॉर्पोरेट लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी और पवित्र है। वो तो सिर्फ दौलत बचाने लड़ रहा था, लेकिन गौरी अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ रही थी। दिन ढलने लगा। शाम को जब आर्यन घर लौटा तो सावित्री देवी ने उसके लिए चूल्हे पर मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया था। बिजली फिर से गुल थी, इसलिए आंगन में खाट बिछाकर खाना परोसा गया। सावित्री देवी ने बड़े प्यार से आर्यन की थाली में मक्खन का बड़ा सा टुकड़ा रखा। खाओ बेटा, शहर में तो मशीन का बना खाना मिलता होगा। ये माँ के हाथ का है, सावित्री देवी ने कहा और फिर अपने हाथ से एक ग्रास तोड़कर आर्यन के मुंह में खिला दिया। आर्यन का हाथ बीच हवा में रुक गया। उसकी आंखों के कोर भीग गए। वर्षों हो गए थे किसी ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया हो। उसकी अपनी माँ तो पार्टी और सोशल क्लबों में इतनी व्यस्त रहती थीं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि आर्यन ने खाना खाया है या नहीं। आज इस गरीब घर की बूढ़ी माँ ने उसे वो दौलत दे दी जो उसके अरबों के साम्राज्य में कहीं नहीं थी। उसे अचानक ग्लानि महसूस हुई। वो इन भोले लोगों से झूठ बोल रहा था। वो एक सौदे के तहत यहां था, लेकिन ये लोग उसे सच मानकर अपना सब कुछ लुटा रहे थे। क्या हुआ दामाद जी, पसंद नहीं आया? सावित्री देवी ने चिंतित होकर पूछा। नहीं माँ जी, आर्यन ने भर्राई आवाज में कहा। ऐसा खाना तो किस्मत वालों को मिलता है। उसने गौरी की तरफ देखा। गौरी अपनी माँ के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में भी नमी थी। उस पल वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कहीं पीछे छूट गया। एक अनकहा रिश्ता जो कागज की स्याही से नहीं बल्कि जज्बातों की डोर से बंधा था, जन्म ले चुका था। रात गहरा गई थी। गांव सो चुका था। हवा एकदम शांत थी, इतनी शांत कि जैसे किसी तूफान के आने का संकेत हो। आर्यन अपने कमरे में लेटा छत को घूर रहा था कि तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। आग लग गई, बचाओ। आर्यन झटके से उठा और बाहर भागा। गौरी और सावित्री देवी भी घबराकर बाहर आईं। सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी के घर के पीछे बना अनाज का बड़ा गोदाम, जहां पूरे सीजन की फसल और अगली बुआई के लिए बीज रखे थे, धू धू कर जल रहा था। आग की लपटें आसमान को चीर रही थीं और काले धुएं का गुबार चांदनी रात को निगल रहा था। हे भगवान, मेरी मेहनत, मेरे पिताजी की निशानी। गौरी चीख पड़ी और पागलों की तरह गोदाम की तरफ दौड़ी। गौरी रुको, आर्यन ने उसे पकड़ लिया। वहां जाना खतरनाक है। छोड़िए मुझे, अगर वो बीज जल गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम भूखे मर जाएंगे। गौरी तड़प रही थी।
उसकी आंखों में मौत का खौफ था। ये आग कोई हादसा नहीं थी। गोदाम के पीछे से दो साए भागते हुए दिखे थे। हवा में पेट्रोल की गंध घुली हुई थी। ये साफ तौर पर एक साजिश थी, विक्रांत की साजिश। उसे पता चल चुका था कि आर्यन यहां है और वो उसे तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आर्यन का खून खौल उठा। उसने गौरी को सावित्री देवी के पास धकेला और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा गौरी, ये वादा है मेरा। इससे पहले कि कोई उसे रोकता, आर्यन ने पास रखी एक बाल्टी का पानी अपने ऊपर उड़ेला और सीधे आग की लपटों के बीच कूद पड़ा। गांव वाले चिल्लाते रह गए। अंदर नरक जैसा मंजर था। बोरियों में आग लगी थी और छत की लकड़ियां अंगारे बनकर गिर रही थीं। आर्यन का दम घुट रहा था, उसकी त्वचा झुलस रही थी, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ गौरी का चेहरा याद आ रहा था, वो चेहरा जो हर मुसीबत में चट्टान की तरह खड़ा रहा था। आज उस चट्टान को सहारे की जरूरत थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने जलती हुई लकड़ियों को नंगे हाथों से हटाया और बीच की बोरियों को घसीटकर बाहर फेंकना शुरू किया। उसका सूट जल चुका था, हाथ छालेदार हो गए थे, लेकिन वो रुका नहीं। गांव वाले भी अब बाल्टियां और मोटर लेकर दौड़ पड़े थे। बाबूजी, बाहर आ जाइए, छत गिरने वाली है, राम काका चिल्लाए। लेकिन आर्यन तब तक नहीं रुका जब तक आखिरी बोरी सुरक्षित नहीं हो गई। जैसे ही वो आखिरी बोरी लेकर बाहर लुढ़का, पीछे एक जोरदार धमाके के साथ गोदाम की छत गिर गई। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कालिख और जख्मों से भरा था, सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। गौरी दौड़कर उसके पास आई और उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने आर्यन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके आंसू आर्यन के झुलसे हुए चेहरे पर गिर रहे थे। आप पागल हैं? क्यों किया ये? जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, गौरी सिसकते हुए बोली। उसका गला रुंध गया था। आर्यन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। दर्द के बावजूद उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने कांपते हुए हाथ से गौरी के आंसू पोंछने की कोशिश की। जान से बढ़कर वादा होता है गौरी, ये अनाज सिर्फ फसल नहीं, तुम्हारी उम्मीद थी और तुम्हारी उम्मीद टूटने नहीं दे सकता मैं। गौरी सन्न रह गई। उसने आज तक सिर्फ मर्दों को हुक्म चलाते देखा था, लेकिन किसी को दूसरों के लिए जलते हुए पहली बार देख रही थी। वो समझ गई कि ये आदमी सिर्फ उसका पति होने का नाटक नहीं कर रहा है, बल्कि उसने अनजाने में पति होने का धर्म निभा दिया है। गांव वालों ने आग बुझा ली थी, लेकिन जो नुकसान होना था वो बच गया था, सिर्फ आर्यन के साहस की वजह से। सावित्री देवी हल्दी और चंदन का लेप लेकर आईं। गौरी ने कांपते हाथों से आर्यन के जले हुए हाथों और पीठ पर मरहम लगाया। हर बार जब आर्यन दर्द से कराहता, गौरी की रूह कांप जाती। ये सब मेरी वजह से हुआ है, गौरी बुदबुदाई। आपको यहां नहीं आना चाहिए था, ये मेरी लड़ाई थी। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में अब एक नया अधिकार था। गलत, उसने भारी आवाज में कहा। जब अग्नि के फेरे लिए थे तो पंडित जी ने कहा था न सुख और दुख दोनों साझे होंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है गौरी, ये हमारी है। उस रात की सुबह एक नए तूफान का संकेत दे रही थी। आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख के नीचे चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि ये आग कुदरती नहीं थी। और जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, गांव के कच्चे रास्ते पर 3 और गाड़ियां धूल उड़ाती हुई दिखाई दीं। इस बार गाड़ियां और भी बड़ी थीं और उनसे उतरने वाले लोग और भी खतरनाक। सबसे आगे वाली गाड़ी से उतरा विक्रांत सूर्यवंशी। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान और आंखों में जीत का नशा। उसके साथ वकील और कुछ पुलिस वाले भी थे। वो ताली बजाते हुए आर्यन के घर के आंगन में दाखिल हुआ। वाह, क्या सीन है! विक्रांत की आवाज ने सुबह की शांति को चीर दिया। अरबपति आर्यन सूर्यवंशी एक गरीब किसान की गोद में लेटे हैं। भाई, तुमने तो एक्टिंग में बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया। गौरी खड़ी हो गई, शेरनी की तरह आर्यन के सामने ढाल बनकर। आर्यन ने भी धीरे धीरे उठने की कोशिश की। दर्द ने उसे तोड़ा था, लेकिन उसका हौसला अभी भी बुलंद था। विक्रांत ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और हवा में लहराया। खेल खत्म आर्यन। बोर्ड मीटिंग आज शाम को है, लेकिन उससे पहले ही मैं साबित कर दूंगा कि ये शादी एक फ्रॉड है। और ये लड़की, उसने गौरी की तरफ गंदी नजर से देखा, ये सिर्फ चंद पैसों के लिए बिकी हुई एक मोहरा है। गौरी की मुट्ठियां भींच गईं। गांव की मिट्टी ने आज शहरी चालाकी को अपने आंगन में खड़ा देखा था। अब ये लड़ाई गांव से निकलकर अदालत और बोर्डरूम तक जाने वाली थी। लेकिन विक्रांत को ये नहीं पता था कि उसने जिस मोहरे को ललकारा है वो अब मोहरा नहीं, बल्कि आर्यन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। विक्रांत सूर्यवंशी की हंसी गांव की शांत हवा में किसी कांच के टूटने जैसी चुभ रही थी।
उसने अपनी जेब से एक कोरा चेक निकाला और उसे हवा में लहराते हुए गौरी की ओर बढ़ा दिया। देखो गौरी, विक्रांत ने अपनी आवाज में मक्कारी भरी मिठास घोलते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम और ये तथाकथित पति सिर्फ एक नाटक कर रहे हो। मेरे पास वकीलों की पूरी फौज है जो कोर्ट में ये साबित कर देगी कि ये शादी फर्जी है। तब न तो तुम्हें ये रई से ज्यादा मिलेगा और न ही फूटी कौड़ी। समझदारी इसी में है कि इस कागज पर साइन कर दो कि आर्यन ने तुम्हें पैसे देकर खरीदा था। बदले में इस चेक पर जो रकम चाहो भर लो। 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख। आर्यन गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन उसके जले हुए पैरों ने जवाब दे दिया और वो लड़खड़ा गया। गौरी ने उसे सहारा देकर रोका। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था जो कल रात आग देखकर आया था। अब उसकी आंखों में दुर्गा जैसा तेज था। वो धीरे धीरे विक्रांत के पास गई और उसके हाथ से चेक ले लिया। विक्रांत के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। स्मार्ट गर्ल, मुझे पता था कि गरीबी में आदर्श ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। गौरी ने उस चेक को एक पल देखा, फिर उसे सबके सामने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। कागज के टुकड़े हवा में उड़कर विक्रांत के महंगे जूतों पर गिर पड़े। सन्नाटा छा गया। बाबूजी, गौरी की आवाज में गजब की खनक थी, आपने शहर में सिर्फ कीमत लगाना सीखा है, कदर करना नहीं। हम गरीब जरूर हैं पर बिकाऊ नहीं। मेरी सिंदूर की कीमत लगाने की औकात तो छोड़िए, उसे समझने की भी आपकी हैसियत नहीं है। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल सुबह 10 बजे बोर्ड मीटिंग है। मैं आर्यन को कंपनी से बाहर फेंक दूंगा और तुम इस गांव में सड़ती रहोगी। वो मुड़ा और अपने अंगरक्षकों के साथ गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाता हुआ चला गया। गाड़ियों के जाने के बाद आर्यन ने निराश होकर सिर झुका लिया। गौरी, वो सही कह रहा है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ये आग उसने लगवाई थी, और कल बोर्ड मीटिंग में वो मेरी मानसिक स्थिति और इस शादी को झूठ साबित कर देगा। मैं हार गया। तभी भीड़ को चीरते हुए एक 18 साल का लड़का आगे आया। उसका नाम सूरज था, गांव का ही एक होनहार लड़का जिसे आर्यन ने पिछले हफ्ते ही अपना पुराना स्मार्टफोन गिफ्ट किया था ताकि वो पढ़ाई कर सके। भैया, सूरज ने हाँफते हुए कहा, आप हारे नहीं हैं। कल रात जब मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो मैं जाग गया था। मुझे लगा कोई चोर है, इसलिए मैंने अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया था। सूरज ने फोन आर्यन के हाथ में थमा दिया। आर्यन और गौरी ने स्क्रीन पर देखा। वीडियो हिल रहा था, लेकिन उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि विक्रांत का सबसे खास गुर्गा शेरा गोदाम पर पेट्रोल छिड़क रहा है और पीछे खड़ी गाड़ी में विक्रांत खुद बैठकर उसे निर्देश दे रहा है। वीडियो में विक्रांत का चेहरा और उसकी आवाज, जल्दी करो, सुबह तक राख के सिवा कुछ नहीं बचना चाहिए, साफ रिकॉर्ड हो गई थी। आर्यन की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसने गौरी की तरफ देखा। गौरी, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी, उस दुनिया में जहां लोग सच नहीं सिर्फ सबूत मानते हैं? गौरी ने अपनी मां की ओर देखा। सावित्री देवी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बिटिया, आज दिखा दे उन शहर वालों को कि गांव की मिट्टी जब माथे का तिलक बनती है तो सम्मान बढ़ाती है, और जब तूफान बनती है तो महलों को भी हिला देती है। अगली सुबह मुंबई का मौसम भी तूफानी था। काले बादल घिरे हुए थे और हवाओं में बेचैनी थी। सूर्यवंशी ग्रुप के विशालकाय हेडक्वार्टर के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बोर्ड के सदस्य, निवेशक और कंपनी के बड़े अधिकारी बैठे थे। विक्रांत अपनी कुर्सी पर बादशाह की तरह बैठा था। उसके चेहरे पर विजय का दर्प था। देवियों और सज्जनों, विक्रांत ने माइक पर बोलना शुरू किया। मुझे बड़े ही भारी मन से कहना पड़ रहा है कि मेरे चचेरे भाई आर्यन ने कंपनी की साख को मिट्टी में मिला दिया है। उसने अपनी वसीयत बचाने के लिए एक अनपढ़ गांव वाली लड़की को किराए पर लिया और शादी का ढोंग रचाया। ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। बोर्ड के सदस्य आपस में फुसफुसाने लगे। माहौल आर्यन के खिलाफ बन चुका था। विक्रांत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि कॉन्फ्रेंस हॉल का भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। वहां खड़ा था आर्यन, सूट बूट में नहीं बल्कि उसी साधारण कुर्ते पायजामे में जिसके हाथ और गर्दन पर पट्टियां बंधी थीं, और उसके साथ थी गौरी लाल पाड़ वाली सूती साड़ी में, माथे पर बड़ा सा सिंदूर और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जो उस कमरे में बैठे किसी भी सीईओ के पास नहीं था। वे दोनों साथ साथ चल रहे थे, कदम से कदम मिलाकर। विक्रांत हंसा। लो, आ गए नौटंकी कंपनी के मालिक। ये है वो महारानी जिसे आर्यन ने अपनी पत्नी बनाया है। आर्यन ने बिना किसी से कुछ कहे गौरी का हाथ थामकर उसे चेयरमैन की कुर्सी के पास खड़ा किया और खुद माइक संभाला। मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपके ड्रेस कोड में नहीं आया, आर्यन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन पिछले 24 घंटों में मैंने सीखा है कि कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते, उसके कर्म होते हैं। विक्रांत ने कहा कि मेरी शादी एक सौदा है। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक सौदा करने ही गया था।
हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रांत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। लेकिन आर्यन ने गौरी की ओर देखा। वहां मुझे सौदा नहीं, साथ मिला। एक ऐसा साथ जिसने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। उसने गौरी को बोलने का इशारा किया। गौरी माइक के पास आई। सैकड़ों आंखें उस पर टिकी थीं। उसने एक गहरी सांस ली। राम राम जी, उसकी सादगी भरी आवाज माइक में गूंजी। कुछ लोग हंसे, लेकिन गौरी विचलित नहीं हुई। मुझे व्यापार के नियम नहीं पता, न ही बैलेंस शीट पढ़नी आती है, लेकिन मुझे पता है कि खेती और कंपनी में एक बात समान होती है, दोनों भरोसे के बीज पर चलते हैं। अगर जड़ में ही जहर डाल दिया जाए तो पेड़ कभी फल नहीं देगा। ये आदमी, उसने विक्रांत की ओर इशारा किया, जिसने अपने ही भाई के घर में आग लगवा दी, जो अपने खून का नहीं हो सका, वो आप लोगों का क्या होगा? विक्रांत चिल्लाया, बकवास बंद करो। सबूत कहाँ है? ये भावनात्मक ड्रामा यहां नहीं चलेगा। आर्यन ने एक इशारा किया और बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले हो गया जो सूरज ने रिकॉर्ड किया था। हॉल में बैठे हर शख्स की सांसें थम गईं। वीडियो में विक्रांत साफ साफ आग लगाने का आदेश दे रहा था। उसके बाद आर्यन ने स्क्रीन पर कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का डेटा भी दिखा दिया, जो पुलिस ने सुबह ही वेरीफाई किया था। ये सिर्फ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी नहीं है, गौरी ने कड़क आवाज में कहा। यह हत्या की कोशिश है। एक किसान की मेहनत और एक इंसान की जान की कीमत आप जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं होगी, लेकिन धर्म की अदालत में इसका हिसाब होता है। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन पुलिस कमिश्नर अपनी टीम के साथ पहले ही दरवाजे पर खड़े थे। मिस्टर विक्रांत, आप गिरफ्तार हैं, कमिश्नर ने हथकड़ी निकालते हुए कहा। विक्रांत को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। उसका घमंड, उसका पैसा, सब धरा का धरा रह गया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन आर्यन और गौरी के लिए वो शोर मायने नहीं रखता था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और वहीं उस भीड़ के बीच उन्हें अपनी असली जीत दिखाई दी। मीटिंग खत्म होने के बाद आर्यन और गौरी छत पर खड़े शहर के ट्रैफिक को देख रहे थे। शाम ढल रही थी। तो कंपनी बच गई, गौरी ने धीरे से कहा। हमारा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था और मकसद पूरा हो गया। आर्यन ने मुड़कर गौरी को देखा। हवा में गौरी के बाल उड़ रहे थे। गौरी, अगर तुम चाहो तो तुम आजाद हो। मैं तुम्हें वादे के मुताबिक पैसे दे दूंगा और तुम अपने गांव वापस जाकर अपनी जिंदगी जी सकती हो। आर्यन की आवाज में एक डर था, खोने का डर। गौरी ने उसकी आंखों में झांका। क्या आपको सच में लगता है कि अब मैं वापस जा सकती हूं, वहां जहां मेरा दिल ही नहीं है? आर्यन का दिल जोर से धड़का। मतलब ये मिस्टर चेयरमैन, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कि आपने आग में कूदकर सिर्फ अनाज नहीं बचाया था, आपने मेरा भरोसा भी जीत लिया था। और हमारे यहां एक बार हाथ थाम लिया तो उसे आखिरी सांस तक नहीं छोड़ते। ये कॉन्ट्रैक्ट अब कागज का नहीं रहा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने घुटनों के बल बैठकर गौरी का हाथ अपने हाथों में लिया। क्या तुम सचमुच मेरी पत्नी बनोगी? दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इस जन्म और अगले 7 जन्मों के लिए। गौरी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त अभी भी है। क्या? आर्यन ने हंसते हुए पूछा। हफ्ते में 2 दिन आपको मेरे साथ खेत पर काम करना होगा, ट्रैक्टर चलाना होगा, गौरी ने शरारत से कहा। मंजूर है, आर्यन ने कहा। 3 महीने बाद रामपुर गांव फिर से सजा हुआ था, लेकिन इस बार किसी अजनबी के स्वागत के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी और दामाद के जश्न के लिए। आज आर्यन और गौरी की असली शादी थी, पूरी रस्मों और रिवाजों के साथ। मंडप केले के पत्तों और गेंदे के फूलों से सजा था। शहनाई की धुन पहाड़ों में गूंज रही थी। आर्यन ने अब कोई डिजाइनर शेरवानी नहीं, बल्कि सावित्री देवी का दिया हुआ सिल्क का कुर्ता पहना था। और गौरी, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अग्नि साक्षी थी। मंत्रोच्चार के बीच जब आर्यन ने गौरी की मांग में सिंदूर भरा तो उसे महसूस हुआ कि ये लाल रंग सिर्फ परंपरा नहीं है, ये उस त्याग और प्रेम का प्रतीक है जो उसने गौरी से सीखा था। 7 फेरे लेते हुए पंडित जी ने पूछा, वचन दो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में एक दूसरे का साथ निभाओगे? आर्यन ने गौरी की ओर देखकर कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम मेरी जड़ें हो और मैं तुम्हारा आसमान। हम मिलकर शहर की सुविधाओं को गांव तक लाएंगे और गांव के सुकून को शहर तक ले जाएंगे। गौरी ने भी वचन दिया, और मैं वचन देती हूं कि चाहे कितनी भी बड़ी आंधी आए, मैं हमेशा आपका संबल बनूंगी। आपका सम्मान मेरा अभिमान होगा। शादी के बाद आर्यन ने अपना वादा निभाया। उसने रामपुर में एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगवाया, जिससे गांव के हर किसान की आय दुगनी हो गई। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। गौरी ने भी शहर की चकाचौंध में अपनी सादगी नहीं खोई। वो बोर्ड मीटिंग्स में भी साड़ी पहनकर जाती और कॉरपोरेट जगत को नैतिकता का पाठ पढ़ाती।
एक शाम वे दोनों उसी पुराने कुएं के पास बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। डूबते सूरज की नारंगी किरणें उन पर पड़ रही थीं। सोचो, आर्यन ने गौरी के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, अगर उस दिन मेरी गाड़ी खराब न होती या मैं रास्ता न भटकता तो क्या होता? गौरी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तो शायद एक अरबपति अपनी दौलत तो बचा लेता, लेकिन अपनी जिंदगी खो देता। भगवान के पास हर किसी की कहानी पहले से लिखी होती है, आर्यन। उसने हमें मिलाने के लिए ही उस दिन आपको यहां भेजा था। इसे संयोग मत कहिए, यह प्रारब्ध है। आर्यन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस इंसान के साथ में होती है जो तब आपके साथ खड़ा रहे जब आपके पास कुछ ना हो। उसने गौरी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, इस सौदे में मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, मिसेस सूर्यवंशी। गौरी ने हंसते हुए जवाब दिया, हिसाब किताब बाद में करिएगा, अभी बकरियों को घर ले जाने का वक्त हो गया है। चलिए, उठिए। और इस तरह एक अरबपति लड़का और एक गडरिया लड़की की ये अनोखी प्रेम कहानी अमर हो गई। उन्होंने दुनिया को सिखा दिया कि प्यार हैसियत नहीं देखता, वो तो बस रूह की गहराई देखता है। और जो रिश्ता मजबूरी में शुरू हुआ था, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत बंधन बन गया।